वेलकम टू पनेशिया ट्यूटर। आज हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर 2024 के करंट अफेयर्स के बारे में। टुडे 47th प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। यू मस्ट ऑल बी नोइंग कि नए जो प्रेसिडेंट अभी इलेक्ट हुए हैं यूएसए के वो हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो कंपटीशन हुआ, दैट वाज अ क्वाइट अ गुड कंपटीशन बिटवीन डोनाल्ड ट्रंप एंड कमला हैरिस, जिसमें से डोनाल्ड ट्रंप ने मेजॉरिटी से हासिल कर लिया है अपना नेक्स्ट टाइटल एज यूएस प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे कुछ डिटेल्स जो यूएस गवर्नमेंट के बारे में आपको पता होनी चाहिए। पहली चीज है, अनलाइक इंडिया, यूएस का प्रेसिडेंट सिर्फ 4 साल के लिए इलेक्ट होता है, इंडिया में 5 साल के लिए होता है। और यूएस में एक कानून है कि यूएस में कोई भी एक इंडिविजुअल मैक्सिमम 2 बार प्रेसिडेंट बन सकता है। तो डोनाल्ड ट्रंप ऑलरेडी पहले प्रेसिडेंट रह चुके हैं, तो ये आखिरी बार है जो ये यूएस प्रेसिडेंट बन सकते हैं। और ये बनकर इन्होंने एक रिकॉर्ड सेट किया है। दैट रिकॉर्ड इज डोनाल्ड ट्रंप मेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग फर्स्ट प्रेसिडेंट इन 120 years टू रिटर्न टू पावर आफ्टर बीइंग वोटेड आउट पोस्ट फर्स्ट टर्म। मतलब फर्स्ट टर्म के में पहली बार हुआ है कि दोबारा से वही इंसान प्रेसिडेंट इलेक्शन में बाय वोटिंग जीतकर सेलेक्ट हो जाए इन यूएस। तो ये इनका रिकॉर्ड है। और इन्होंने चूज किया है एज वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस को, और जिनकी वाइफ जो है उषा वांस, शी इज इंडियन ओरिजिन। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एंड ऑल्सो डोनाल्ड ट्रंप, पुतिन एंड जी जिनपिंग, ये तीनों कंट्रीज जो आने वाले टाइम की जियो पॉलिटिक्स को बहुत अलग अलग डायमेंशन से इफेक्ट करेंगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, डोनाल्ड ट्रंप डज नॉट बिलीव इन क्लाइमेट चेंज। तो जब ये पहले प्रेसिडेंट बने थे यूएस के, तो इन्होंने पेरिस एग्रीमेंट में से विड्रॉ कर लिया था। ऐसी कोई नई कंडीशन हमें दोबारा से देखने को मिल सकती है। एंड 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट 2 चीजें जिनके बारे में पूरी कैंपेन यूएस की चली है, अबॉर्शन लॉज एंड इमिग्रेशन। इसके रिलेटेड नए कानून बनाए जाएंगे जिनमें से इमिग्रेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट इंडियन इमिग्रेंट्स पे पड़ेगा, जो अभी जाना चाहते हैं, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। तो ये सारी चीजें हम इंडिया यूएस रिलेशंस में अब आने वाले 4 सालों में देखने वाले हैं। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉलिन्स डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर के बारे में। अब धीरे धीरे करके सभी डिक्शनरीज अपने वर्ड्स रिलीज करेंगी, ऑक्सफोर्ड करेगी, बाकी की यूनिवर्सिटी डिक्शनरीज करेंगी। तो जो कॉलिन्स है उसने डिक्शनरी वर्ड चूज किया है ब्रैट। अब कुछ सालों से आप लोगों ने देखा होगा कि ये लोग नॉर्मल वर्ड्स डिक्लेयर नहीं करते हैं, जो आजकल के स्लैंग वर्ड्स यूज होते हैं, पॉपुलराइज्ड स्लैंग वर्ड्स जो सोशल मीडिया पे फेमस हो जाते हैं, उन वर्ड्स को रिकॉग्नाइज किया जाता है। ओरिजिनली ब्रैट वर्ड का मीनिंग होता है एक बिगड़ा हुआ बच्चा, जो हम कह देते हैं, लेकिन यहाँ पे इसका मीनिंग कुछ और है, और वो मीनिंग इवॉल्व हुआ। एक ब्रिटिश सिंगर है चार्ली XCX, उनकी एक नई एल्बम रिलीज हुई। उस एल्बम में उन्होंने ब्रैट को डिफाइन किया एज कॉन्फिडेंट, इंडिपेंडेंट, हीडोनिस्टिक एटीट्यूड। और कमला हैरिस ने इस वर्ड को अपनी कैंपेन में पॉपुलराइज किया। तो ब्रैट इज अ वर्ड ऑफ द ईयर फॉर कॉलिन्स डिक्शनरी। ये सीधा सीधा एज पार्ट ऑफ स्टैटिक सीधा एक लाइन में आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉलिन्स डिक्शनरी 2024 वर्ड ऑफ द ईयर। सो यू शुड नो द वर्ड इज ब्रैट। नेक्स्ट हम बात करते हैं इकोनॉमी न्यूज़ के बारे में। सबसे पहली चीज़ हम बात करेंगे यूपीआई के रिलेटेड। यूपीआई की जो ट्रांजैक्शंस हैं उसमें एक बहुत बड़ा सर्ज हमें इंडिया में देखने को मिला है। इन अक्टूबर 2024 यूपीआई ट्रांजैक्शंस जो इंडिया में टोटल हुई हैं, वो ट्रांजैक्शन है 16.58 बिलियन ट्रांजैक्शंस, जिनका टोटल है 23.5 ट्रिलियन। और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग चीज़ है। और ये इंक्रीज क्यों हुआ है, उसके रीजंस हैं, जैसे अभी फास्टैग्स भी यूपीआई के थ्रू होने शुरू हो गए हैं। एंड ऑल्सो जो हमारी आधार इनेबल पेमेंट्स हैं, जो हमारी इमीडिएट पेमेंट सिस्टम है, इन सब चीज़ों में जो इंक्रीज आना शुरू हो गया, ड्यू टू दैट यूपीआई में बहुत बड़ा सर्ज देखने को मिला है। दैट इज़ वेरी गुड फॉर द आइडिया ऑफ डिजिटल इकोनॉमी ऑफ इंडिया जो हम अचीव करना चाहते हैं। और इंडिया की ये चीज़ इंटरनेशनल लेवल पे IMF जैसे इंस्टीट्यूशंस भी इसको कमेंडेबल कहते हैं कि पिछले 10 सालों में इंडिया ने ये जो अचीव किया है वो एक एग्जाम्पलरी चीज़ है, पूरी दुनिया को ऐसा करना चाहिए। दूसरी चीज़ हम बात करेंगे जीएसटी के बारे में। ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन जो है अक्टूबर का वो 1.87 लाख करोड़ है, विच इज़ 8.9% इंक्रीज ईयर ऑन ईयर। ईयर ऑन ईयर मतलब पिछले साल का अक्टूबर और इस साल का अक्टूबर, उसमें हमें भारी भरकम इंक्रीज देखने को मिला है। एंड इवन जो सितंबर से भी अगर हम जीएसटी का कंपैरिजन करें तो वो काफ़ी ज़्यादा है। एक बार हम 2 लाख करोड़ का भी वैसे जीएसटी कलेक्शन में क्रॉस कर चुके हैं ऑलरेडी।
ये जो हमने रिकॉर्ड ब्रेक किया है यहाँ पर 1.87 लाख करोड़, दिस इज द सेकेंड हाईएस्ट मंथली जीएसटी कलेक्शन जो अब तक हम लोग कर पाए हैं। तो ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इससे जो ज़्यादा थी वो 2 लाख करोड़ के आगे गई थी, एंड 1.87 लाख करोड़ इज द सेकेंड हाईएस्ट मंथली जीएसटी कलेक्शन टिल नाउ जो हमने अक्टूबर में की है। बहुत ही स्पेसिफिक सा रीज़न है, फेस्टिवल सीजन था, लोगों ने बहुत चीज़ें खरीदी, बहुत ज़्यादा भारी भरकम सेल्स में और ये सब सेल किया, परचेज किया, हमारी कंज्यूमर डिमांड्स थी वो इकोनॉमी में बढ़ी हुई थी, जिसकी वजह से ये दोनों चीज़ों में पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिला है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ठीक है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो था वो 2015 में उसका आइडिया इंडिया और फ्रांस ने प्रेजेंट किया था इन द सेम समिट, पेरिस समिट, जिसमें हमने पेरिस एग्रीमेंट साइन किया। ये इकलौती ऐसी इंटरनेशनल अलायंस है जिसका हेडक्वार्टर इंडिया में है। इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम हरियाणा में, और जब से ये अलायंस की शुरुआत हुई है मोस्ट ऑफ द टाइम्स इंडिया हैज़ बीन इट्स प्रेसिडेंट, चेयरमैन जो है वो इंडिया रहा है, क्योंकि इंडिया ने इस चीज़ की शुरुआत करी। इस अलायंस से जो हम अचीव करना चाहते हैं वो ये है कि दुनिया भर में जो ट्रॉपिकल कंट्रीज़ हैं उनको अपना सोर्स ऑफ एनर्जी नॉन रिन्यूएबल फॉसिल फ्यूल्स को छोड़ के सोलर जैसी चीज़ों के ऊपर शिफ्ट कर लेना चाहिए। तो उस चीज़ के लिए इंडिया फाइनेंसिंग के बारे में बात करता है, इंडिया इसके अंडर क्या क्या इनिशिएटिव्स ले रहा है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसकी अभी 7th एनुअल मीटिंग हुई थी, वो मीटिंग हुई इंडिया में न्यू दिल्ली में अंडर मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, जिसके मिनिस्टर हैं प्रहलाद जोशी। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो हम याद रखेंगे। अब इंडिया अब तक क्या इनिशिएटिव ले चुका है रिलेटेड टू अगर हम सोलर को प्रमोट करने की बात करें, जैसे कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जिसके अंडर सरकार सब्सिडी देती है सोलर पैनल्स लगाने के लिए, पीएम कुसुम योजना जिसमें एग्रीकल्चर के अंडर सोलर पैनल्स लगाने के लिए मोटिवेट किया जाता है, सोलर पार्क इंडिया बनाने की कोशिश कर रहा है। और इस पर्टिकुलर मीटिंग के जो इम्पोर्टेंट हाईलाइट्स हैं, पहला हाईलाइट है आने वाले 2 सालों के लिए दोबारा से इंडिया को आईएसए का प्रेसिडेंट चूज कर लिया गया है विद वाइस प्रेसिडेंट एज फ्रांस। वाइस प्रेसिडेंट नहीं, को प्रेसिडेंसी जो है वो फ्रांस को दे दी गई है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस $1 ट्रिलियन रेज करना चाहता है इन सोलर इन्वेस्टमेंट बाय 2030 फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज, प्राइवेट पब्लिक। 3rd एडिशन ऑफ वर्ल्ड सोलर रिपोर्ट इंडिया ने रिलीज की है, सीरीज है जिसमें 4 अलग अलग रिपोर्ट्स आती हैं। एंड इंडिया का नया आईएसए का डायरेक्टर जनरल हमने चूज कर लिया है, उनका नाम है आशीष खन्ना। एट प्रेजेंट है अजय माथुर। अजय माथुर अगले साल रिटायर हो जाएंगे, उसके बाद 2025 से जो नए प्रेसिडेंट आईएसए के डायरेक्टर जनरल काम करेंगे उनका नाम है आशीष खन्ना। तो वेरी बेसिक इन्फॉर्मेशन कि आईएसए की शुरुआत कब हुई, कौन सी कंट्रीज ने करी, हेडक्वार्टर कहाँ है, डायरेक्टर जनरल कौन है। आगे अगर हम जाएं तो आईएसए का 2 साल के लिए प्रेसिडेंट अब इंडिया बन चुका है, को प्रेसिडेंट बन चुका है कौन, फ्रांस बन चुका है। जो रिपोर्ट रिलीज हुई है दैट इज इम्पॉर्टेंट फॉर यूपीएससी स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके रिलेटेड इंडिया क्या फाइनेंसिंग करना चाहता है, क्या रेज करना चाहता है, और एक इंडिया का ओवरऑल नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी का टारगेट वो है 500 गीगावाट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो हमारा पर्टिकुलर टारगेट है बार बार हमें अलग अलग जगह देखने को मिलता है। इंडिया ने अपने क्लाइमेट चेंज के लिए गोल्स प्रेजेंट करे थे जिनका नाम है पंचामृत। पंचामृत का भी पार्ट है 500 गीगावाट एनुअल फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी। अब उसमें अगर हम सोलर की बात करें तो सोलर एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा, क्योंकि इंडिया के पास फॉसिल फ्यूल के अलावा जो अल्टरनेटिव ऑप्शंस हैं वो है सोलर, विंड, हाइड्रो, थर्मल, ये सारी चीज़ें। अब बाकी चीज़ें काफ़ी लिमिटेड हैं। सोलर हम एक्सपेंसिव लेवल पे कर सकते हैं अगर हमें फंडिंग मिल जाती है तो अगर हम पर्टिकुलरली सोलर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ इंडिया की बात करें, एट प्रेजेंट इट इज 90.8 गीगावाट्स, जिनमें से 10-11 गीगावाट्स अभी तक हमारे पास रूफटॉप सोलर कैपेसिटी है। बाकी की जो सरकार ने सोलर पार्क्स और इन सब फॉर्मेट्स में बना रखी है, इस चीज़ को हम बढ़ा के सभी फॉसिल नॉन फॉसिल फ्यूल्स को मिला के हम इस कैपेसिटी को आने वाले 4-5 सालों में 500 गीगावाट्स तक लेके जाना चाहते हैं। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरनेशनल सोलर लाइंस में से बहुत सारे हमें जो क्वेश्चंस हैं वो पेपर में देखने को भी मिल रहे हैं। जैसे अभी नाबार्ड का पेपर हुआ था, उसमें पेपर में क्वेश्चन पूछा गया विच इज़ द न्यूएस्ट मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर लाइंस। अब इंटरनेशनल सोलर लाइंस के सिग्नेटरीज हैं 120,
लेकिन जो फुल टाइम मेंबर्स हैं, जो 100% मेंबर बन चुके हैं, वो है 101, जिसमें से लेटेस्ट मेंबर है नेपाल, जो इस साल ऐड हुआ। ये सारी इंफॉर्मेशन बार बार पेपर में आ रही है, सो दिस अलायंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम 2 मिलिट्री एक्सरसाइजेस के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट है विनबैक्स 2024, 5th एडिशन ऑफ वियतनाम एंड इंडिया बायलेटरल एक्सरसाइज, जो 2 जगह पे होने वाली है, अंबाला एंड चंडी मंदिर। एनुअली होती है, ऑल्टरनेटिवली इस साल इंडिया में हो रही है, अगले साल वियतनाम में, फिर इंडिया, फिर वियतनाम। तो नाम याद रखना है, विनबैक्स 2024 मिलिट्री एक्सरसाइज भर भर के पेपर्स में आती हैं। नाम देके पूछ लिया जाता है कौन सी 2 कंट्रीज के बीच में होता है, ठीक है। दूसरी एक्सरसाइज है गरुड़ शक्ति 24। ये एक्सरसाइज जो है ये होती है इंडिया एंड इंडोनेशिया की जॉइंट स्पेशल फोर्सेस के बीच में। तो इंडिया ने अपने 25 पर्सोनल्स भेजे हैं पैराशूट रेजिमेंट में से, और ये एक्सरसाइज हो रही है इंडोनेशिया में। दिस इज अ प्लेस इंडोनेशिया में जहाँ पे ये होने वाली है। तो ये इसका 9th एडिशन है जो इस साल हो रहा है, और ये जो इवेंट है ये भी एनुअली है, रिपीट होता रहता है। तो ये स्पेशल फोर्सेस के रिलेटेड एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज है हमारी आर्मी फोर्सेस के रिलेटेड। तो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, आती हैं पेपर में, मिस नहीं करते हैं इनको। नेक्स्ट हम बात करते हैं रोहिणी नैयर प्राइज। पहले प्राइज के बारे में जानते हैं। रोहिणी नैयर जो हैं वो इंडिया की बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिस्ट रह चुकी हैं, प्लानिंग कमीशन की मेंबर थी। जब उनकी डेथ हुई तो उनके बाद उनके नाम पे एक फाउंडेशन बनाई गई, ट्रस्ट बनाया गया, जो अब ये प्राइज देता है। प्राइज दिया जाता है अंडर 40 उन इंडियंस को जो इंडियंस रूरल डेवलपमेंट में कोई बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो इस साल का ये जो प्राइस है ये दिया गया है अनिल प्रधान नाम के 28 वर्षीय एक इंडिविजुअल हैं फ्रॉम ओडिशा, जो कि एक इनिशिएटिव ले रहे हैं स्टेम के रिलेटेड कुछ कोर्सेज, और जो ग्राउंड रियलिटी में जो नॉलेज है वो रूरल एरियाज के बच्चों को दे रहे हैं। स्टेम है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। इसके रिलेटेड जैसे रोबोटिक्स हो गया, एआई हो गया, क्वांटम हो गया, इन सब की जो नॉलेज है वो रूरल एरियाज में बच्चों को दे रहे हैं, ताकि वो आने वाली टेक्नोलॉजीज के साथ अपने आप को अपहोल्ड कर पाएं। तो इस चीज़ के कंट्रीब्यूशन के लिए ये रोहिणी नैयर प्राइज उनको दिया जाता है, जिसमें 10 लाख कैश मनी भी दी जाती है। एंड ही इज़ द 3rd इंडिविजुअल जिनको ये प्राइस मिला है। तो ये गवर्नमेंट का प्राइस नहीं है, ये एक प्राइवेट ट्रस्ट का प्राइस है, नया शुरू हुआ है, इसलिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं QS एशिया रैंकिंग, जिसमें एशिया की सारी यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग करी जाती है। इंडिया के लिए कुछ अच्छी खबरें हैं, जैसे कि इंडिया की 984 रैंक्स में से इंडिया के 6 इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो टॉप 100 में आ गए हैं, और 984 में 161 यूनिवर्सिटीज़ का रिकॉग्निशन हुआ है। टॉप 100 में सिर्फ 6 ही आ पाए हैं, लेकिन ये भी एक अच्छा इंप्रूवमेंट है हमारे लिए। अब टॉप 100 में सबसे ऊपर है IIT दिल्ली एट रैंक 44, IIT बॉम्बे एट 44, IIT मद्रास एंड IIT खड़गपुर। ये 4 हैं जो इंपॉर्टेंट आप याद रखेंगे। अब ये इंडिया लेवल पे टॉप 4 है, लेकिन एशिया लेवल पे इनके ये रैंकिंग्स रहेंगे। अगर एशिया लेवल पे ओवरऑल रैंकिंग की बात करें तो फर्स्ट इज पेकिंग यूनिवर्सिटी, बहुत सालों से 1 नंबर पे है फ्रॉम चाइना। सेकेंड इज यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकॉन्ग, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, नैनयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। आप अगर यहाँ पे देखो तो दोनों सालों में 2024 और 25 में इनके रैंक कांस्टेंट चल रहे हैं। तो टॉप 4 यूनिवर्सिटीज़ QS रैंकिंग में बहुत सालों से कॉन्टिन्यूसली यही चल रही है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन दीज आर द टॉप 4। तो आप एक ही बार अगर लर्न कर भी लेते हो दैट इज फुल एंड फाइनल, आप उसको आंसर लगा के आ सकते हो फॉर अप टू द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट। तो ये 2 चीज़ें याद रखनी है, इंडिया के रैंक्स और एशिया लेवल पे जो रैंक्स हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टैटिक जीके का, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो अभी बनी है, दैट इज दुनिया की पहली वुडन सैटेलाइट। उसका नाम है लिग्नोसैट, जो कि जापान की टोक्यो यूनिवर्सिटी ने बनाई है। ये जो पर्टिकुलर सैटेलाइट है ये क्यूब की फॉर्म में, जिस क्यूब में बनाई गई है उसमें ना तो कोई स्क्रू डाले गए हैं ना कोई ग्लू डाली गई है, वो एक सिंगल वुड के लॉग को कार्विंग करके इसको बनाया गया है। और इसकी जो क्यूब की 1 साइड है दैट इज 4 इंचेस। तो ये काफ़ी छोटी एक सैटेलाइट है जिसको फैल्कन 9 रॉकेट से हमने लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च किया है। अब बात यहाँ ये आती है कि वुडन सैटेलाइट की हमें ज़रूरत क्या है, नीड क्यों फील हुई। पहली बात तो ये जान लीजिए कि ये जो वुड है इस वुड को कहते हैं होनोकी वुड। होनोकी एक मैग्नोलियल वुड है जो कि काफ़ी ज़्यादा
रेजिस्टेंट वुड होती है। मतलब ये आप ये लगा लो कि -100 डिग्री सेल्सियस से लेके 100 डिग्री सेल्सियस तक इसका रेजिस्टेंस रहता है। तो बेसिकली वुड यूज करने से एक तो हमारा स्पेस डेब्रिस कम हो जाएगा, दूसरी चीज जो आने वाले टाइम में हम मून पे एस्टेब्लिशमेंट्स बनाना चाहते हैं वो सारी चीज़ें हम अगर वुड से बना पाएँ तो हमारे लिए वो चीज़ ईजी हो जाएगी। तो हम वुड को टेस्ट कर रहे हैं स्पेस के सारे एटमॉस्फेयर में, स्पेस की चीज़ों में, कि वहाँ पे वो अपने आप को कैसे रेजिस्ट कर पाती है या नहीं कर पाती है। तो दुनिया की पहली वुडन सैटेलाइट लिग्नोसैट जापान ने बनाई है। क्या डिटेल्स हैं दैट इज अप टू यू। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च करी है, विद्या लक्ष्मी स्कीम। विद्या लक्ष्मी स्कीम है उन बच्चों के लिए जो बच्चे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में पढ़ते हैं, जिसमें से 860 हायर एजुकेशन जो गवर्नमेंट जिनको रिकॉग्नाइज करती है, NIRF रैंकिंग के अंडर जो रिकॉग्नाइज होते हैं, उनमें जो बच्चे पढ़ते हैं, जो अपनी ट्यूशन फीस अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, जिनको लोन लेने की ज़रूरत है लेकिन उनके पास कोलेटरल नहीं है, अब वो लोन अप्लाई कर सकते हैं इस स्कीम के अंडर। अब आपको पता होगा एजुकेशन लोन का एक सिस्टम होता है कि जितने साल के लिए आपकी डिग्री चलेगी आपको प्रिंसिपल अमाउंट वापस नहीं करनी होती, आपको सिर्फ इंटरेस्ट पे बैक करना होता है। वो जो इंटरेस्ट भी आपको देना होगा वो भी सरकार ने सबवेंशन कर दिया है, इंटरेस्ट को कम कर दिया है इस स्कीम के अंडर। पहली बात, आपको कोई कोलेटरल नहीं देना पड़ेगा, आपको फ्री में एजुकेशन लोन सरकार देगी विदाउट एनी गारंटी। दूसरी चीज़, आप जो इंटरेस्ट पे करेंगे ड्यूरिंग योर डिग्री दैट इज़ क्वाइट लेस, ताकि आप जो क्वालिटी हायर एजुकेशन लेना चाहते हो आप उस चीज़ को अचीव कर पाओ। सो द स्कीम इज़ पर्टिकुलरली फॉर दोज स्टूडेंट्स ओनली जो हायर अच्छे कॉलेजेस तक पहुंच जाते हैं लेकिन फीस नहीं अफोर्ड कर पाते, तो उनके लिए सरकार ने एजुकेशन सेक्टर में ये स्कीम लॉन्च करी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि नई स्कीम है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑबिचुअरी, विवेक देबरॉय, जो अभी प्रोमिनेंट इकोनॉमिस्ट है इंडिया के, एंड ही वाज एट प्रेजेंट चेयरपर्सन ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल। ही पास्ड अवे एट द एज ऑफ 69 ड्यू टू सम हेल्थ रिलेटेड रीजंस। बहुत इंपॉर्टेंट लॉयर हैं इंडिया के, बहुत इंपॉर्टेंट कमेटीज़ के चेयरमैन रह चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग इंडिया में इन्होंने करने के लिए कंट्रीब्यूट किया है। रेलवेज के रिलेटेड बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन इन्होंने दिया है। इनकी कमेटी के रिकमेंडेशन पे इंडिया ने ओवरऑल जो हमारा बजट था और रेलवे बजट उसको मर्ज किया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो याद रखेंगे। ही वाज आल्सो चेयरमैन ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्रीज, एक कमेटी है फाइनेंस मिनिस्ट्री की, एक्सपर्ट कमेटी फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन एंड फाइनेंशियल फ्रेमवर्क फॉर अमृतकाल, इस कमेटी के चेयरमैन थे। इन जो हमारे प्राइम मिनिस्टर की एडवाइजरी काउंसिल, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल, उसके चेयरमैन थे। तो यहाँ से आपको आइडिया लग गया होगा कितने इंपॉर्टेंट इकोनॉमिस्ट थे इंडिया के, एंड ही पास्ड अवे रिसेंटली। तो पीपल इन न्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज नाउ एन इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी जिसकी डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट हम बात करेंगे वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे के बारे में। वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे जो है ये दुनिया भर को अवेयर करता है, 5 नवंबर को मनाया जाता है, कि अगर सुनामी आपकी जो कंट्री है वो सुनामी के लिए प्रोन है तो आप कैसे उस चीज़ के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो, जिसके एक बहुत क्लासिकल एग्जाम्पल है जापान। और इसकी शुरुआत भी जापान को देखते हुए ही हुई थी। 2004 में जापान में एक सुनामी आई थी और 2011 में एक सुनामी आई थी, जिसके बाद जापान ने अपने बिल्डिंग स्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा अपग्रेड किया, बहुत ज़्यादा उसको मोल्ड किया, उस हिसाब से अडेप्टिव कर लिया कि वो सुनामी अगर आ भी जाती है जापान में तो उनकी बिल्डिंग्स नहीं गिरती हैं। वो कुछ ऐसा सिस्टम अपने बिल्डिंग बनाने में यूज़ करते हैं जिससे वो बिल्डिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक तरह से आप ये कह लो फ्लेक्सिबल हो जाती है। उसका जो बिल्कुल ग्राउंड पे स्ट्रक्चर है जहाँ से उसकी नींव रखी जाती है, उस नींव को ही ऐसा बनाया जाता है, वहाँ पे डैम्पर्स डाले जाते हैं। डैम्पर्स के बीच में मान लो रबर डाल दी तो नीचे से जो शॉक वेव्स आएंगी सुनामी की वो उस डैम्पर की वजह से ऊपर की बिल्डिंग तक नहीं जाएंगी और बिल्डिंग गिरती नहीं है। आप कभी भी कंपेयर करना कि जापान में अर्थक्वेक, सुनामी, फ्लड्स आ जाएं वर्सेस किसी और कंट्री में आ जाए, तो जापान का मोर्टेलिटी रेट बाकी कंट्री से काफ़ी कम रहता है, जिसकी वजह से उसी चीज़ को मोटिवेट और दुनिया को प्रेजेंट करते हुए इस साल का थीम रखा है बिल्डिंग रिजिलियंट कम्युनिटीज़। कम्युनिटी से सेंस है कि हम लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए एंड ऑल्सो हमें हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी सुनामी रिजिलियंट बनाना चाहिए। सो दीज वर ऑल द करंट अफेयर्स फॉर फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर। बने रहिए हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पे।